फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आई है। उनके लिए आज हम लोग जो है कक्षा 9 से 10 में सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व की परीक्षा में यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न पूछिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है कि मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? ऑप्शन ए सन्निधाता, ऑप्शन बी लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन सी रूपदर्शक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। रूप दर्शक जो है मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी थी। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि मौर्य काल में रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा परीक्षण का कार्य करता था। लक्षणाध्यक्ष जिसके सिक्के जारी करने का कार्य करता था। अन्य प्रमुख अध्यक्षों में जो पढ़े अध्यक्ष थे वो व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष थे। जो पौतवा अध्यक्ष थे वो माप तौल विभाग का अध्यक्ष थे। सीता अध्यक्ष जो थे राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। सूरा अध्यक्ष कौन थे तो आबकारी विभाग का अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष कौन थे तो खानों का अध्यक्ष। और विविता अध्यक्ष कौन थे तो चारागाहों का अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सब जो है मौर्य काल में अध्यक्ष थे अन्य अन्य विभाग के। ठीक है, चलिए आगे आगे प्रश्न हमारा है कि मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने की वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए आषाढ़म, ऑप्शन बी चैत्रम, ऑप्शन सी पुष्यमामी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, यानी आषाढ़ महीने से जो है वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता था मौर्य काल में। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। मौर्य शासन में हिंदी के आषाढ़ यानी जुलाई महीने से वित्तीय वर्ष राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। मौर्य काल में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन एवं वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र की सामान्य कृति माना है। अर्थशास्त्र में प्रणय कर का उल्लेख है जो एक आपातकालीन कर था। निजी भूमि से प्राप्त आय भाग एवं राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाते थे। ठीक है, तो ये सब नाम है फ्रेंड्स अन्य अन्य चीज़ों का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है, मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया है? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी दशरथ जो है वो आग बिहार का जो है निर्माण कराया गया था। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए गुहा विहार का निर्माण करवाया था। यद्यपि कि सम्राट अशोक ने वास्तुकला की नई शैली गुफा निर्माण को शुरू किया था। इसने बाबर की पहाड़ियों जहानाबाद विहार पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, कर्ण चौपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी गुफा। बराबर की पहाड़ी पर लोमस ऋषि गुहा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाले एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वात्स्यवटी, ऑप्शन बी रवि कीर्ति, ऑप्शन सी वासुल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक,
और ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो इसका ऑप्शन क्या है सही। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। हर्ष का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर फैला हुआ था। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के दक्षिण में हर्ष के साम्राज्य विस्तार को रोक दिया था। रवि कीर्ति के 634 ईस्वी के एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुआ था। यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे हमारा प्रश्न है कि हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन लूटने हेतु उससे उत्साहित किया था। ऑप्शन ए सिंहनाथ, ऑप्शन बी सरबकेतु, ऑप्शन सी हंसबेग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी सिंहनाथ जो है। सिंहनाथ जो इसके क्या है राइट ऑप्शन है, जो हर्षवर्धन को क्या किया था उत्साहित किया था सिंहासन सिंहासन के लिए। ठीक है, इसमें इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। हर्षचरित से पता चलता है कि वह पहले सिंहासन ग्रहण करने में संकोच कर रहा था, लेकिन सेनापति सिंहनाथ ने उसे इन शब्दों में उत्साहित किया था, कार्यचरित सुख का परित्याग कर राजकीय गौरव को जो अपने अपने पैतृक अधिकार है उसी प्रकार ग्रहण कीजिए जैसे सिंह मृग शावक को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष से मगध राज की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन ए 641, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 642, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 641 ईस्वी को जो है इसने जो है मगध राज की उपाधि धारण की थी। इसमें इसका डिस्कस देख सकते हैं। चीनी लेखक मातवान लीन द्वारा पता चलाता है कि सर्वप्रथम 641 ईस्वी में हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। मगध पहले शशांक के राज्य में था। वैनसांग लिखता है कि इसके पूर्व शशांक मगध में शासन करता था। उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। हर्ष ने चीन में जो अपना दूत मंडल भेजा था उसमें भेजे गए पत्रादे में हर्ष को मगधीराज भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा प्रश्न है कि वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार को किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नालंदा में जो है एक पीतल का विहार बनवाया है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के नालंदा में पीतल का विहार बनवाया था। यह विहार नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के पास स्थित है। वेनसांग 629 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु भारत आया था। उसकी यात्रा विवरण की प्रसिद्ध पुस्तक सिवकी है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय वहाँ के कुलपति सिलभट्ट थे। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि कितने महीनों तक वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 18 दिनों तक जो है 18 महीनों तक जो है वेनसांग जो है नालंदा में ठहरा हुआ था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। हर्षवर्धन के समय की एक प्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग का भारत आगमन है। वह महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अध्ययन के उद्देश्य से 629 ईस्वी के लगभग भारत आया। हिंदू कुश की पहाड़ी को पार करके सर्वप्रथम वह कपिसा राज्य में पहुंचा। 637 ईस्वी में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। नालंदा में लगभग 1.5 वर्ष तक लगभग 18 महीने उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसमें कन्नौज की धर्मसभा, प्रयाग के छठे मोक्ष परिषद में भी भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे। आगे इसमें प्रश्न है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, यानी ई ऑप्शन क्या है, सही है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी का शासन था। इसने सम्राट हर्षवर्धन एवं लाल शासक का भी संरक्षण मिला था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक थे। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग से जला दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हमारा है कि सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पचपन को उसकी धरती पर पराजित किया? ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राज द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी बी राज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राज प्रथम ने जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र अरमिलोगिन राजराज प्रथम का था, जिसने सिंघल नरेश महेंद्र पचपन को उसकी धरती पर पराजित किया था। त्रिनवाड़ी ताम्रपत्र से पता चलता है कि चोल सेना ने सिंघल नरेश को पराजित किया और अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया और सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर राज का अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि आगे लिखा है कि किस चोल शासक ने गंगई कोंडला चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना किया था? राज प्रथम, परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम ने जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। चोल शासक राजेंद्र चोल के पूर्वी अभियान का वर्णन तिरुवालंगुरु ताम्रपत्र से मिलता है। इससे पता चलता है कि उसने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना उत्तर पूर्व भारत की विजय के लिए भेजी थी। उसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया और पराजित पाल शासक के सिर पर लादकर गंगा जल चोल राज्य में भिजवाया। इस अभियान की सफलता के लिए बाद में राजेंद्र प्रथम को गंगई चोलपुरम की उपाधि धारण की और गंगई कोंडा चोलपुरम, जिसको तिरुचिरापल्ली जिले में नामक एक नई राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राज प्रथम ने जो है राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देखिए। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष तिरुचिरापल्ली जिले में निर्मित 2 मंदिर तंजौर तथा गंगई चोलपुरम में दिखाई देता है। राज प्रथम ने अपनी राजधानी में राजेश्वर बृहदेश्वर नामक प्रसिद्ध स्वयं मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत में मंदिरों में यह सबसे बड़ा एवं लंबा मंदिर है, जो द्रविड़ शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? ऑप्शन ए राजाधिराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी राज प्रथम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राज प्रथम जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक अरिमिलोवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राज के नाम से गद्दी पर बैठा। सिंघल विजय के उपरांत राज प्रथम ने मैसूर क्षेत्र के पश्चिमी गंगों को जीता। उसके पश्चात छठे वर्ष का लेख कर्नाटक से मिला है, जिसे उसे चोल नारायण कहा गया है। इससे पता चलता है कि उसने नोल्मो तथा गंगों को पराजित किया था। इस प्रकार उसका गंगवाड़ी, तड़िगवाड़ी और नुलाम्बड़ीवाड़ी के ऊपर अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर
बनाया गया था? ऑप्शन ए बदायूं का, ऑप्शन बी संभल का, ऑप्शन सी ग्वालियर का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वप्रथम इसको जो है बदायूं का गवर्नर बनाया गया था, जिस समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। दिल्ली दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 था। वह इलबारी तुर्क जाति का तुर्क था। उसके पिता इलम खां एक कबायली सरदार थे। उसके भाइयों ने बचपन में ही उसे दास बनाकर भेज दिया था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। 1205 से 6 गौरी का अंतिम अभियान में उसने अद्वितीय साहस का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर गौरी ने उसे दासता से मुक्त होकर कर दिया और ऐबक ने उससे अपनी पुत्री का विवाह उसके बदायूं के गवर्नर से नियुक्त कर दिया था। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जो है वही जो है शासन किया है, जिसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। ठीक है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को पूरी तरह पराजित किया और बंदी बना लिया? ऑप्शन ए में चेनाब नदी के तट पर, ऑप्शन बी तरायन, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तरायन के युद्ध में जो है उसने जो है ताजुद्दीन को क्या कर दिया था? बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकता है। तराइन के स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित करके बंदी बना लिया था। यलदौज गजनी का शासक था और दिल्ली पर भी संप्रभुता का दावा रखता था। 1215 से 1216 में इल्तुतमिश और यलदौज के प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ, क्योंकि यलदौज ने पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च करना पड़ा था? ऑप्शन ए 2 लाख जीतल, ऑप्शन बी 3 लाख जीतल, ऑप्शन सी 1 लाख जीतल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 लाख जीतल में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इसको खरीदा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। उसने लाहौर की जगह दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? ऑप्शन ए 1227, ऑप्शन बी 1226, ऑप्शन सी 1229, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। 1229 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश को जो है खलीफा का मान्यता प्रदान किया था। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकता है। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी। खलीफा अल मुंतसिर से, ऑप्शन नंबर सी जो है 1229, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। 1229 ईस्वी में इसका ऑप्शन क्या है? सही। इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी। खलीफा अल मुंतसिर से स्वीकृत पत्र प्राप्त करने के बाद उसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस्लामी जगत में इस स्वीकृति द्वारा इल्तुतमिश एवं दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण कराया था। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। यह इंडो इस्लामिक शैली का प्रथम उदाहरण है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखवाई हैं। महरौली के लौह स्तंभ इसी मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। आगे हमारा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है?
1236 से 1266, 1236 से 1242, 1236 से 1246, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 1236 से 1266 ईस्वी को जो है चालीसा का शासन माना जाता है। ठीक है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने तुर्कान चिलगानी या 40 दल का गठन किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1226 ईस्वी के बाद लगभग 30 वर्षों से यानी 1236 से 1266 तक 40 दल का शासन माना जाता है। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद 40 दल के समाप्त कर दिया था। तुर्कान चिलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख ईसामी की पुस्तक फुतू सलातनी में मिलता है। ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था। ऑप्शन ए मुइजुद्दीन बहरम शाह, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मसूद शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी मुइजुद्दीन बहरम शाह जो है इसके वास्तविक उत्तर है। ठीक है। मुइजुद्दीन बहरम शाह ने नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था। मालिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीनी नाइब का पद प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था। बहरम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में ही मंगलौर तौर पर बहादुर का आक्रमण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हमारा जो कमेंट में इसको आप उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन कौन सही है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना। ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी मालिक जुनैदी, ऑप्शन सी इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड इसको हम लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।